अब यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस की तैयारी करें बिल्कुल फ्री। किसी बड़े कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं। यहां आपको यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस के जीएस सिलेबस का संपूर्ण कवरेज प्राप्त होगा। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक सेशन लेके आए हैं, जिस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी 2026 के लिए करेंट अफेयर्स पे बेस्ड महत्वपूर्ण 10 सवालों पे। हम डेली ऐसे 10 सवाल आपके लिए लेके आएंगे जो करेंट अफेयर्स पर आधारित होगा और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो यूपीएससी के लिए। यूपीएससी 2026 में के प्रीलिम्स एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो हम लोगों को बिल्कुल उसके लिए रेडी रहना होगा, तैयारी को अपने बेहतर बनाने की तरफ प्रयास करना होगा। उसी प्रयास के तहत हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं, जहां पर हम डेली करेंट अफेयर्स पे बेस्ड 10 सवालों पे बात करेंगे जो कि यूपीएससी के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकता है। बताते चले कि ये सारा क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस और फिर आपका द हिंदू से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिया गया टॉपिक से ही सवाल बनाया जाता है। वो 10 सवाल हैं। आप इस 10 सवालों को हर दिन प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चलेगा कौन सा न्यूज करंट अफेयर्स में है और कहां से किस प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं या 2027-28 अगर वो तैयारी करना चाहते हैं। सभी के लिए ये बराबर रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण 10 सवाल आज के करंट अफेयर्स से, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने एनसीआरबी से रिलेटेड है। एनसीआरबी क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसे कहते हैं। इसके संबंध में कुछ कथन दिया गया है, यहां आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी अपराध डेटा संकलित करने के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। और तीसरा है यह अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बारे में संबंधित राज्यों को सूचना का संग्रह, समन्वय और आदान प्रदान करने में संलग्न है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप मिलाएंगे कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। कैसे? वर्ष 1966 में नहीं बल्कि वर्ष 1986 में एनसीआरबी का स्थापना किया गया था। और एनसीआरबी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नहीं, मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और गृह मंत्री अभी कौन है? हमारे अमित शाह। और सहकारिता मंत्री भी अभी कौन है? हमारे अमित शाह, ठीक है। तो याद रखेंगे एनसीआरबी का जो स्थापना है ये किया गया था वर्ष 1986 में। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बारे में संबंधित राज्यों को सूचना का संग्रह करके देता है, समन्वय और आदान प्रदान करने में संलग्न है। ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1। आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित एक न्यूज है हमारे पास। क्वेश्चन है एक राष्ट्रपति से संबंधित। आप बताएंगे संसद किन किन से मिल के बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है ये मिल के बनता है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। क्यों? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक संसद का काम पूरा नहीं होगा। राष्ट्रपति के संबंध में दिया गया 3 कथन है। राष्ट्रपति समय समय पर, पहला कथन है सदन या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। दूसरा है लोकसभा को भंग कर सकता है। और तीसरा है राज्य परिषद को भंग कर सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप पढ़े होंगे स्टैटिक पोर्शन को तो ये आंसर आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में पहला है ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, क्योंकि राज्य परिषद जो है ये राज्यसभा, ये भंग नहीं होता है। हर दूसरे वर्ष पे 1/3 सदस्य जो हैं इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना। तो ये राज्य परिषद को भंग नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। सदन के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है या उसके सत्र अधिवेशन को बुला सकता है। और लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53 से शुरू होता है ना राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की महाभियोग शक्ति, ध्यान देंगे राष्ट्रपति का महाभियोग शक्ति किस अनुच्छेद में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संबंध में यहाँ 4 कथन दिया गया है। इन चारों कथनों में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। पहला है कि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तीसरा है एक साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद धारण कर सकता है। और चौथा है लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। तो इसका आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि लोकसभा का सदस्य जब वो नहीं रहेगा तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, ये बिल्कुल सही है ना। लोकसभा का अध्यक्ष परंपरा के तौर पे वही बन सकता है जो कि बहुमत वाले दल से चुना जाता है। ठीक है, इसे सीधे क्या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये कथन गलत है। इसे नियुक्त किया जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही इसे चुना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद धारण कर सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। वो जब अध्यक्ष रहेगा तो वो अन्य किसी मंत्री पद को धारण नहीं करेगा। जैसे वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? ओम बिड़ला। तो आप देखेंगे कि वो किसी अन्य मंत्री पद को नहीं संभाल रहे हैं। और चौथा है लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल लोकसभा के सदस्य ही इन्हें हटा सकते हैं और बिल्कुल बहुमत से ही हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 4। क्या करेंगे, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। पहले आप क्या करेंगे कि पहले आपको क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से देना है। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन स्मारकों के बारे में। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे कि यह अधिनियम वर्ष 1958 में बनाया गया था। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है कि अधिनियम में प्राचीन स्मारक को परिभाषित नहीं किया गया है, और दूसरा है कि इसका विस्तार संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा सही है। आपके सामने ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। अब देखिए ये एक कॉमन सेंस का सवाल है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस अधिनियम का नाम याद रखिए, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 में बनाया गया था। जब ये बनाया ही गया है प्राचीन स्मारकों के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें प्राचीन स्मारक को परिभाषित ना किया गया हो? तो अगर प्राचीन स्मारक के लिए बनाया गया है कोई कानून, तो उसमें बिल्कुल प्राचीन स्मारक को परिभाषित तो करेगा ही। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा कि अगर ये स्मारक बनाया जा रहा है तो ये पूरे भारत में लागू होगा, संघ शासित प्रदेशों को क्यों छोड़ा जाएगा? वहां भी तो कुछ पुरातात्विक अवशेष या प्राचीन स्मारक हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संघ लोक सेवा आयोग, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित संघ लोक सेवा आयोग का एक टॉपिक आपको डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें आपको सारा अरेंज किया हुआ एक जगह पे मिल जाएगा। आप वहां से संघ लोक सेवा आयोग को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। इसका संचालन एक अध्यक्ष और सदस्यों के निकाय द्वारा किया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
कथन 2 है अध्यक्ष और सदस्य जो हैं 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। कथन 3 है अनुच्छेद 320 आयोग के कार्यों का प्रावधान करता है। और कथन 4 है यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने वाला एक प्रमुख निकाय है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइए हम लोग पहले एनालिसिस करते चलते हैं और फिर देखते चलते हैं कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। ठीक है, तो पहला बात आपको पता है कि अध्यक्ष और सदस्यों के एक निकाय के द्वारा चलाया जाता है यूपीएससी के काम को, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। इसी संदर्भ में याद रखेंगे कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन उसे हटाने का अधिकार जो है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो यहां तक काम कर सकते हैं। बिल्कुल ये कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में बात किया गया है किसके बारे में? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, 315 से लेकर 323 तक। और इसी क्रम में अनुच्छेद 320 जो है ये आयोग के कार्यों को बताता है कि आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। कथन 3 भी बिल्कुल सही है। और कथन 4 जो है कि यूपीएससी परीक्षा आयोजित करने वाला एक निकाय है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से यहां पर चारों कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी 4। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। हाथियों से संबंधित ये सवाल है। भारत में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जब पोर्शन देखेंगे तो इस तरीके का सवाल बहुत ज्यादा बनाया जाता रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाथी से संबंधित जो सवाल है उसमें से हमें क्या क्या जानना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब को हम ध्यान से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला ये है कि पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2025 में भारत की एशियाई हाथियों की आबादी 2017 के अंतिम अखिल भारतीय अनुमान की तुलना में बढ़ गई है। क्या हाथियों की आबादी बढ़ी है? करेंट अफेयर्स में रहा है ये चीज। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाथियों की आबादी उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में सबसे अधिक है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर बढ़ा है उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में? तीसरा है भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी असम में है। तो क्या ये सही है? आपके सामने ऑप्शन है, बताना है कितने कथन सही हैं। आपके सामने ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी तीनों या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? हाथियों की जनगणना वर्ष 2025 में की गई है और इस सेंसस में यह बताया गया है कि हाथियों की इस बार जो सेंसस किया गया है हाथियों का डीएनए तकनीक के माध्यम से किया गया है। और ये डीएनए तकनीक, डीएनए कैसे निकाला गया हाथियों का? हाथियों का जो गोबर होता है उसमें से डीएनए को निकाला गया है। जब ये सेंसस का रिपोर्ट सामने आता है, सेंसस के आंकड़े सामने आते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वर्ष 2017 की तुलना में इस बार हाथियों की संख्या जो है घट गई है, बढ़ी नहीं है, घट गई है। ठीक है, घटी है। हाँ, और हाथियों की आबादी जो है ये सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे अधिक का बात कर रहा है ना, तो सबसे अधिक कहां पर है? तो पश्चिमी घाट में है सबसे अधिक। सबसे अधिक कहां है हाथियों की आबादी? पश्चिमी घाट में। और अगर राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक कहां पर है राज्यों में? कर्नाटक में। आपको याद होगा कि कर्नाटक भी पश्चिमी घाट में ही पड़ता है। असम में दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक पहले नंबर पे है। तो यहां पर तीनों कथन जो है वो गलत हो जाएंगे, कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि हाथियों की आबादी सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में है। भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी राज्यों के मामले में कर्नाटक में है और घट गई है 2017 की तुलना में हाथियों की आबादी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, सारा कथन गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित न्यूज है हमारे सामने। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित कथन है कि ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। क्या ये कथन सही है? दूसरा है कि ये मुख्य रूप से पूर्वी हवाओं और शीतोष्ण पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉक, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज,
है ना। तो आपको बताना है कि चक्रवात क्या उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के पास जो गर्म समुद्री जल होता है, यहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनना शुरू होता है। भूमध्य रेखा के पास वाले एरिया में वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर समुद्र का भी उपलब्धि है। तो इस कारण से वहां पर क्या होता है कि आर्द्रता की पर्याप्त मौजूदगी के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात वहां पर बनना शुरू होता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, मुख्य रूप से पूर्वी हवाओं और शीतोष्ण पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पूर्वी हवाओं और शीतोष्ण पश्चिमी हवाओं, पछुआ हवाओं के द्वारा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात संचालित होते हैं। लेकिन जो कथन 3 है वो गलत है। उत्तरी गोलार्ध में ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर जो डायरेक्शन होगा, इस तरफ से डायरेक्शन होगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का डिफरेंस क्या है चक्रवात के मामले में, ये याद रखेंगे। केवल 2 कथन इसमें सही है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एयर क्वालिटी इंडेक्स, कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसे समझाया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में जो पटाखे जलाने के बाद दिल्ली में काफी वायु प्रदूषण हो चुका है, उससे संबंधित था ये न्यूज। और इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबसे पहले हमने वहां पर बात किया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर हमने बात किया था सीपीसीबी के बारे में, और फिर हमने बात किया था आईएमडी के बारे में। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको कल दिया गया था और यहाँ तीनों से सवाल बनाया जा सकता है, जिसमें से आज मैंने जब आज हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे न्यूज़पेपर में, तो वहां पर देखिए कि ये एक बहुत प्रमुखता से दिया गया टॉपिक था और ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है पीसीएस में, चाहे यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपका काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या स्टैटिक पोर्शन के रिगार्डिंग, आप उसे रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, और अगर हमारा सेशन आपको पसंद आता है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो पसंद आता है, तो हमारे सेशन को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये सीपीसीबी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था ये 2014 से जारी किया जा रहा है। चलिए अब आगे स्टेटमेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की 4 श्रेणियां होती हैं, और दूसरा है ओजोन को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत शामिल प्रदूषकों में नहीं मापा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने कल के सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, हमारे सेशन को कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है घोस्ट फ्लावर से संबंधित। घोस्ट फ्लावर को क्या होता है कि कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसमें इसे बहुत जगह हिंदी में कैसे भूतिया फूल लिख दिया जाता है ना। तो ऐसा मतलब कि ट्रांसलेशन में ना पड़े, है ना, ये भूतिया फूल लिख देगा, कंफ्यूज कर हो जाएंगे आप, इसलिए इसे याद रखें घोस्ट फ्लावर के नाम से ही। ठीक है, घोस्ट फ्लावर के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए इस तरीके का सवाल बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान रखें आपसे क्या पूछ रहा है, सही है या फिर सही नहीं है, क्या पूछ रहा है उस पर आपको खास ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट है कि वे अपने पीले सफेद रंग और सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यानी कि घोस्ट फ्लावर को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और इनके फूल जो है वो पीले और सफेद रंग के होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, और तीसरा है कि वे जीविका के लिए भूमिगत कवक पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें से जो है आपका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर हम सीधे डिस्कस करते हैं। इसका तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्यों?
देखिए पहला स्टेटमेंट के बाद ही बाकी दोनों का मिल जाएगा कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए पहले में आपको बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहते हैं, इसका साफ मतलब है कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई सूर्य के प्रकाश में कोई पौधा रहेगा तो उसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से वो भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर वो सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रह रहे हैं तो सीधा सा बात है, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो कवक आदि पर ही निर्भर रहेंगे। इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर होकर सोचते हैं तो आंसर ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और ये आज का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और इसी तरीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम डेली आपके लिए लेके आएंगे, जो यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप 2026 में प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं या उसके बाद के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे सेशन से जरूर जुड़े, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बरनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में ये चर्चा में रहा है, बरनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो बरनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा है, और इस तरीके का सवाल जो है ये बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप कितने अवेयर हैं, आप हमारे सेशन को कितने अच्छे से देख रहे हैं, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए करंट अफेयर्स और ऐसे एमसीक्यू के सेशन को लाने के लिए, ये मेरे लिए कहाँ तक फ्रूटफुल हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं, आप अटेंड नहीं करेंगे तो शायद मुझे थोड़ा दुख हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ये सारा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। थैंक यू, जय हिंद।